क्या हो जब एक हंसी खुशी से रह रहे राज्य में अचानक से दुश्मन सेना हमला करके राजा समेत सभी लोगों को दरिंदगी से मार दे, लेकिन फिर उस लड़ाई में बच गया एक अकेला योद्धा अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ उस पूरी दुश्मन सेना को चुन चुन कर मार गिराए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। दरअसल ये कहानी 17वीं शताब्दी में घटे सच्ची घटना पर आधारित है, जब विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश रूस बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने की वजह से पूरी तरह से बिखरा हुआ था और मंगोलों तथा ततारों के एक संघ द्वारा पूरी तरह से पराजित होने के कगार पर था। तब रियाजान शहर का एक जवान योद्धा केबत अपने आम लोगों को दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था, जिससे गिनती के कुछ सैनिक मिलकर मंगोलों की बड़ी सेना को हराने में कामयाब हो गया था। तो अब चलिए कहानी शुरू से देखते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1123 में होती है, जहां कालका नदी के लड़ाई के तुरंत बाद जो मंगोलों और कई रूसी रियासतों के बीच हुई थी, कुछ रूसी पुरुष जंगलों से होकर शिकार करने निकलते हैं। उनमें से 2 बच्चों को वो अपने साथ लाए थे। पहली थी नास्त्या, एक लड़की जिसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, और दूसरा केबत, एक लड़का जो एक दिन महान योद्धा और राजकुमार का रक्षक बनने का सपना देखता था। दुर्भाग्यवश फिर कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें मंगोल सैनिकों के एक दल द्वारा घेर लिया जाता है, जिसका नेतृत्व क्रूर कमांडर कोस्तो कर रहा था। नास्त्या इस लड़ाई में अपनी बांसुरी खो देती है और घोड़े पर सवार होकर मदद के लिए शहर की ओर दौड़ती है, लेकिन केवत वहीं रुककर 2 तलवारें उठाकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी रूसी पुरुष मारे जाते हैं और केवत की गर्दन पर कोस्तो वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर हम 14 साल बाद का समय देखते हैं, जहां अब जवान हो चुका केबत एक बिस्तर पर बंधा हुआ सपने देखते हुए नींद से जागता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। उसकी हरकत देखकर नास्त्या घबराती नहीं है, क्योंकि उसे उसकी यह हालत आदत सी हो गई थी। वह उसे समझाती है कि उस वक्त लड़ाई में मंगोल उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए थे और जिस वजह से वह जिंदा बच गया था। अब वह राजकुमार की सेना में प्रमुख के पद पर था। नास्त्या से उसकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। ये सब बातें और घर के अंदर घूमती हुई केबत की यादें धीरे धीरे लौटने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह थोड़ा नाश्ता भी कर सके, उसका एक सैनिक किन उसे बुलाने आ जाता है और उससे कहता है कि शहर की दीवारों पर कुछ सवारी उनके राज्य के अंदर आ रहे हैं और राजकुमार यूरी को इस बात की चिंता है। फिर जब वे दीवारों पर पहुंचते हैं तो यूरी केबत से सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि दूर से आने वाले सैनिकों का झंडा अभी दिखाई नहीं दे रहा था। केबत उन्हें इंतजार करने की सलाह देता है, जो कि एक सही फैसला साबित होता है। वे मंगोल नहीं बल्कि एक अन्य राजकुमार के आदमी थे, जो यूरी के पोते के बपतिस्मा के लिए आए थे। इसके बाद केबत सैनिकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी निभाता है। यूरी का बेटा फ्योदोर वहाँ देर से आता है, क्योंकि वह बपतिस्मा की तैयारियों में व्यस्त था। केबत उससे अपने कौशल का प्रदर्शन करने को कहता है और फ्योदोर चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह खुद को शर्मिंदा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर प्रशिक्षण के बाद केबत अपने परिवार के लिए तोहफे लेकर घर लौटता है। वे बच्चों के लिए एक छोटा सा कांटेदार जानवर और नात्स्या के लिए खुद की बनाई हुई एक नई बांसुरी लाता है। नात्स्या उसे एक डिब्बे में संभाल कर रखती है, लेकिन केबत को पता चलता है कि उस डिब्बे में दर्जनों बांसुरियां हैं, क्योंकि वह हर दिन एक नया बनाता था और भूल जाता था। इधर बपतिस्मा समारोह के दौरान एक नागरिक खबर लाता है कि मंगोल उनके राज्य में आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग छिपने के लिए भागते हैं, क्योंकि मंगोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन केबत बच्चों के साथ तब तक रहता है जब तक पादरी आशीर्वाद पूरा नहीं कर देते। यूरी और उसके सैनिक मंगोलों की भारी सेना देखकर शहर के द्वार बंद करवा देते हैं। इसके बाद एक बैठक होती है, जिसमें फ्योदोर मानता है कि रूसी योद्धा बेहतर हैं और संख्या में कम होने के बावजूद भी जीत सकते हैं। वहीं कुछ सलाहकार सुझाव देते हैं कि मंगोलों को टैक्स देना चाहिए, जिससे शहर भले ही गरीब हो जाएगा लेकिन वह बच जाएगा। यूरी समय खरीदने की रणनीति अपनाता है और फ्योदोर को सबसे अच्छे सैनिकों के साथ मंगोलों से बातचीत करने भेजता है। इस बीच केबत बैठक के बीच से उठ जाता है और शहर की हालत देखने निकलता है, जहां हर कोई घबराया हुआ और शरण की तलाश में था। फिर केबत को जंगल में एक हकीम जकार मिलता है, जो उससे विनती करता है कि उसे औषधियां बदलने के लिए बाहर जाने दिया जाए, लेकिन केबत उसे याद दिलाता है कि शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर जब केबत घर लौटता है तो वहाँ राजकुमार यूरी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। यूरी उसे आदेश देता है कि वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करे और फ्योदोर के साथ मंगोलों के पास बातचीत के लिए जाए।
केबत अपनी याददाश्त की समस्या की वजह से इसे अच्छा विचार नहीं मानता और नात्स्या भी रोते हुए यूरी से प्रार्थना करती है कि वह अपना फैसला बदल दे, लेकिन यूरी को सबसे ज्यादा विश्वास केबत पर ही था, इसलिए वह अपना निर्णय नहीं बदलता। इधर सैनिकों का दल शहर के दरवाजे के पास एकत्रित होता है। किन भी उनके साथ जाता है और मंगोल भाषा जानने के कारण केबत जकार को अनुवादक के तौर पर चुनता है। फिर जब जकार को उपहारों से लादा जाता है तब उनका दल मंगोल शिविर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ उन्हें बकोन के तंबू में ले जाया जाता है, जो असल में चंगेज खान का पोता होता है। उनके दिए गए उपहारों को बकोन पसंद करता है और उन्हें बैठाकर शराब के साथ उनका स्वागत करता है। फिर बकोन उनसे कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वह रूसी लोगों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वह रियाजान शहर को अपनी पहली रूसी नगरी बनाएगा और जो भी व्यक्ति बकोन के सामने झुकेगा उसे भोजन और सुरक्षा मिलेगी। इस पर फ्योदोर जवाब देता है कि वह चाहता है कि बकोन खुद उसके सामने झुके। फ्योदोर की यह बात बकोन को अपमानजनक लगती है। अब तक चुपचाप देख रहा केबत, जो तंबू में टंगी एक बड़ी युद्ध मानचित्र को देख रहा था, वह खड़ा होता है और फ्योदोर का बचाव करते हुए कहता है कि उसका शहर तभी जीता जा सकेगा जब वे उसकी लाश पर से गुजर कर जाएंगे। फिर बकोन कहता है कि वह कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन वह केबत की सच्चाई और बहादुरी का सम्मान करता है। वह केबत को एक ताबीज और ट्रांजिट पास देता है, जिससे वह दुश्मन की जमीन पर बिना किसी रोक टोक के चल सकता था। फिर बकोन उन्हें एक शो देखने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे आराम से बैठ सकें, लेकिन असल में ये सब उसकी एक चाल होती है। मंगोल सैनिक रूसी दल पर घात लगाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन तंबू में पहले से मौजूद रूसी दास सैनिकों को यह चाल समझ आ जाती है और वे अपने साथियों को समय रहते चेतावनी दे देते हैं। फिर दोनों गुटों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। केबत दासों के साथ साथ सभी लोगों को तंबू से बाहर निकालता है और सभी मिलकर सैनिकों से लड़ते हुए घोड़ों को चुराकर जंगल की ओर भागते हैं। फिर दुर्भाग्यवश भागते हुए फ्योदोर को एक तीर लग जाता है। इस वजह से वह पीछे रहकर बाकी लोगों को भागने का समय देता है और अंत में वह कोस्तों के हाथों मारा जाता है। बकोन इस भागते हुए दल को पीछा करने योग्य नहीं समझता और अपने सैनिकों को शहर पर आक्रमण करने के लिए तैयार होने का आदेश देता है। फिर कुछ घंटे बाद केबत और उसके साथी भयंकर बर्फीले तूफान के बीच जंगल से गुजरते हैं। तभी एक विशाल भालू उनके सामने आ जाता है, लेकिन वह उन पर हमला नहीं करता क्योंकि वह नेस्टर नामक रूसी व्यक्ति के नियंत्रण में था। फिर नेस्टर उन्हें एक बड़ी गुफा में ले जाता है ताकि तूफान थमने तक वे वहां आराम कर सके, लेकिन केबत सोने से मना कर देता है और नेस्टर से एक ऐसी औषधि मांगता है जो उसे जागते रहने में मदद करे, क्योंकि वह अपनी यादें नहीं खोना चाहता था। नेस्टर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि हर सुबह बिना यादों के जागना एक वरदान है जो जीवन को दोबारा शुरू करने का अवसर देता है। फिर केबत आग के सामने बैठा हुआ जागते रहने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि उसने बकोन के शिविर में एक मानचित्र देखा था। वह उसे कागज पर उतार लेता है ताकि फिर से उसे भूल न जाए। फिर तूफान के शांत होते ही वे नेस्टर को गुफा में छोड़कर रियाजान शहर लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें आने में बहुत देर हो चुकी है और मंगोलों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। वहां के राजमहल और इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थी, मुख्य घंटे की रस्सी टूट चुकी थी और यूरी को तीरों से मार दिया गया था। फ्योदोर की पत्नी ने अपने बच्चे को लेकर खुद को ऊंचाई से गिराकर मार दिया था और नात्स्या, जो बच्चों के साथ घर में थी, वह मलबे में दब गई थी। फिर अपने घर के खंडहरों के बीच केबत को वही बांसुरी मिलती है जिसे उसने नात्स्या के लिए तराशी थी। फिर वह अपने शेष बचे सैनिकों को इकट्ठा करता है और वे सभी मिलकर गिर चुकी घंटी को उठाकर बजाते हैं, जिससे बचे हुए नागरिक बाहर निकलकर इकट्ठा हो सके। लेकिन अब शहर में गिने चुने लोग ही बचे थे और उनमें से अधिकतर बच्चे थे। फिर अचानक कोई चिल्लाकर घोषणा करता है कि मंगोल अब अंतिम हमला करने आ रहे हैं। यह सुन केबत तुरंत एक योजना बनाता है। जब सभी लोग छुप जाते हैं और दिखावा करता है कि वह खुद को पकड़वाने के लिए तैयार है। फिर जैसे ही मंगोल उसके पास पहुंचते हैं, केबत उन पर टूट पड़ता है। उसके दोनों हाथों में तलवारें थी और वह गोल गोल घूमकर हमला करने लगता है। यह चाल इतनी असरदार होती है कि कुछ ही पलों में कई दुश्मन मारे जाते हैं। फिर जब दुश्मनों की संख्या कम हो जाती है तो केबत के साथी बाहर निकलते हैं और सभी मिलकर शेष मंगोलों का सफाया कर देते हैं। अब लड़ाई जीतने के बाद केबत अगली योजना बनाता है और कहता है कि 3 संदेशवाहकों को पड़ोसी शहरों में मदद मांगने भेजा जाएगा। बच्चों को नेस्टर की गुफा में छिपाया जाएगा और केबत और उनके सैनिक मंगोलों को उलझाकर समय खरीदेंगे। इस मिशन में उन्हें जकार की सहायता मिलती है, जो एक विशेष औषधि तैयार करता है। वे इस औषधि को मंगोलों के पीने के पानी में मिला देते हैं, जिससे वे सभी बीमार हो जाते हैं। यह पक्का करने के लिए कि मंगोल को पता चल सके कि ये हमला किसने किया है, केबत ट्रांजिट कार्ड का एक हिस्सा फाड़कर उसे एक तीर से जोड़ देता है और मंगोलों के
शिविर की ओर चला देता है ताकि उसका यह संदेश कोस्तों तक पहुंच जाए। फिर जब मंगोलों को अपनी हालत का पता चलता है तो वे बदला लेने के लिए कुछ सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन ये केबत का बनाया हुआ एक जाल होता है जहाँ रूसी तीरंदाज पहले से तैयार होते हैं और उन मंगोल सैनिकों को मार गिराते हैं। अब रूसी लोग मंगोलों से सुरक्षित होने के बाद केबत 3 दिन से बिना सोए रह चुका था और इस वजह से वह बेहोश हो जाता है। फिर जब उनका समूह कैंप लगाता है तब एल नाम की एक लड़की केबत को एक पेड़ से बांध देती है ताकि वह खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके, और वह प्रार्थना करती है कि केबत उसे प्यार करने लगे। फिर रात में एल केबत को जगाती है ताकि वह कुछ खा सके, लेकिन वह उससे पहले कि वह केबत को सारी जरूरी बातें याद दिला पाती वह उसे खोल देती है और केबत पागलपन की स्थिति में अपने साथियों पर हमला कर देता है। कई सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर किन के बार बार समझाने से केबत को होश आता है। फिर वह अपनी गलतियों के लिए अपने साथियों से माफी मांगता है और एल को सांत्वना देता है जो रो रही थी। इस बीच 2 संदेशवाहक सुरक्षित पड़ोसी शहरों में पहुंचते हैं, लेकिन वहां के राजकुमार मदद करने से मना कर देते हैं। वे सिर्फ अपने राज्य को बचाना चाहते थे। इधर तीसरा संदेशवाहक घायल हो जाता है और उसका घोड़ा रास्ता भटक जाता है। फिर अगली रात केबत और उसके साथी अपने कपड़े और चेहरे पर रंग लगाकर मंगोल शिविर में घुसते हैं ताकि वे देखने में मरी हुई आत्माएं लगे। उन्हें देखकर कई मंगोल सैनिक डरकर भाग जाते हैं और बाकी को रूसी सैनिक मार गिराते हैं। फिर वे मंगोलों के अपने ही अस्त्रों का इस्तेमाल करके उन पर हमला करते हैं। फिर जाने से पहले केबत एक और तीर से ट्रांजिट कार्ड का टुकड़ा छोड़ देता है ताकि कोस्तों जान सके कि ये हमला किसका था। फिर बदले में मंगोल एक भटके हुए संदेशवाहक को पकड़ लेते हैं और उसे तड़पा कर मार डालते हैं। इधर केबत और उसके साथी लोग इस भरोसे के साथ जंगल में छिप जाते हैं कि सुबह तक मदद आ जाएगी। फिर रात में एल चुपचाप केबत के पास आकर लेट जाती है, यह जाने भी नहीं कि वह जाग रहा है। फिर जब वह उसे देखता है तब एल यह मान लेती है कि वह जाग गया है और वह उसकी यादें दोहराने लगती है, यहाँ तक कि वह नात्स्या बनने का नाटक भी करती है। लेकिन केबत उसका झूठ पकड़ लेता है। वह उसे पकड़कर समझाता है कि अब वही उसकी एकमात्र बची हुई घर जैसी चीज है। फिर सुबह होते ही केबत कुछ अजीब आवाजों की जांच करने जंगल में जाता है और उसे पता नहीं होता कि एल उसका पीछा कर रही है। फिर जंगल में उसे तीसरे संदेशवाहक की लाश मिलती है जो मंगोलों का बनाया हुआ एक जाल होता है। फिर अचानक वह मंगोलों की सेना से घिर जाता है और एल यह देखकर वापस कैंप की ओर मदद के लिए भागती है। इधर कोस्तो दूर से देखता है कि केबत अकेला ही सैकड़ों मंगोल सैनिकों से जूझ रहा है और तभी वहाँ चारों ओर भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। यह देख कमांडर बकन फिर से वही हमला दोहराने की कोशिश करता है जैसा उसने सालों पहले किया था, लेकिन इस बार केबत अपनी तलवार से उसका वार रोक देता है। इधर तूफान और तेज हो जाता है और उसी दौरान नेस्टर और उसका भालू एक मंगोल टुकड़ी को खत्म कर देते हैं और बाकी सैनिकों को डराकर भगा देते हैं। फिर जब मंगोल सैनिक वापस अपने शिविर में पहुंचते हैं तो वे भयावह कहानियां सुनाते हैं जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। अब तक कोस्तो आत्माओं की चाल पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब उसने केबत को तूफान और भालू को नियंत्रित करते देखा तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वही बकन अपने सैनिकों पर नाराज होता है कि वे ऐसी बातों पर भरोसा कर रहे हैं और वह सबको बताता है कि इस युद्ध में कुछ भी जादुई नहीं है और वह इसे साबित करेगा। इस बीच रूसी खेमे में नेस्टर भालू को आजाद कर देता है और केबत की सेना में शामिल हो जाता है। वह आसपास के गांवों से कुछ सैनिक भी लेकर आता है। फिर सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं क्योंकि कीन भी अच्छी खबर लेकर लौटता है। योजना के अनुसार मंगोल अब पीछे के शहरों की ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि सीधे उनकी ओर आ रहे हैं। अब उनका एक आखिरी समस्या बचा था, वह स्लेज जिसमें बच्चे बैठे हैं जिन्हें नेस्टर के गुफा में छिपाया गया था। केबत फैसला करता है कि उसकी टुकड़ी पीछे रहकर मोर्चा संभालेगी, जबकि कीन और एल बच्चों को नदी की ओर ले जाएंगे जहाँ वे स्लेज पर पाल तानकर घोड़ों से भी तेज गति से निकल सकते हैं। इस तरह बचे हुए लोग एक नया रिया जान बसा पाएंगे। फिर स्लेज निकलने के बाद सैनिक जाल बिछाते हैं और एक पहाड़ी की चोटी पर मंगोलों के आने का इंतजार करते हैं। फिर बकन अपनी विशाल सेना लेकर आता है और हमला शुरू कर देता है, लेकिन उनका पहला हमला फेल हो जाता है क्योंकि सैनिक जाल में फंस जाते हैं और रूसी तीरंदाज उन्हें खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर किन को रास्ता बंद मिलता है तो वह घोड़े को आजाद कर देता है और एल व बच्चों से स्लेज को धक्का देने को कहता है। इधर पहाड़ी पर युद्ध जारी था। फिर मंगोल तीर चलाते हैं और कुछ रूसी सैनिकों को मारने के बाद आखिरकार चोटी पर चढ़कर हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में नेस्टर और जगार मारे जाते हैं। फिर कोस्तो
केवत से लड़ने आता है, लेकिन केवत 2 तलवारों की मदद से एक ही वार में उसे मार गिराता है। मंगोल सैनिक अब भी संख्या के मामले में काफी ज्यादा थे और धीरे धीरे रूसी सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं, लेकिन वे चोटी की रक्षा तब तक करते हैं जब तक किन और बाकी लोग नदी तक पहुंच नहीं जाते। इधर किन को एक और समस्या आती है। पाल की गांठ बर्फ में जमी पड़ी थी और वहां आग भी नहीं था। फिर एल बच्चों से कहती है कि वे गहरी सांस लेकर रस्सी पर फूके, जिससे बर्फ पिघल जाती है और पाल खुल जाता है। अब वे लोग वहां से सुरक्षित निकल सकते थे। इधर अब केवल कुछ ही सैनिक बचे थे। केवत बचे हुए सभी मंगोलों को हरा देता है और अपना झंडा लहरा देता है। यह देखकर बकन अपमानित महसूस करता है और एक दूत को यह जानने के लिए भेजता है कि रूसी क्या चाहते हैं। केवत वही बात दोहराता है जो बकन ने पहले सुना था कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हमारी सरजमी को छोड़कर वहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम बिना बुलाए आए थे। यह सुनकर बकन गुस्सा होकर गुलेलो से हमला करने का आदेश देता है। तभी केवत सलेज को नदी की ओर बढ़ते देखता है और जश्न मनाता है कि बचे हुए लोग और सभी बच्चे निकल गए हैं। तभी एक चट्टान उसके सिर पर लगती है और वह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी सारी यादें वापस आ चुकी होती है, लेकिन वही उसके सभी साथी मारे जाते हैं। फिर अपने अंतिम साहसी योद्धा के रूप में वह पहाड़ी के हमलों से खुद को बचाते हुए नीचे उतरता है और ताबीज दिखाकर बकन के पास पहुंचता है। वह बर्फ पर नीचे गिर जाता है और बकन से कहता है कि एक दिन उसके लोग उन मंगोलों से जरूर बदला लेंगे। वह ताबीज बर्फ में छोड़ देता है और बकन से उसे उठाने को कहता है। बकन ऐसा ही करता है तो केवत उसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने मरने से पहले बकन को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। बकन केवत की इस वीरता से प्रभावित होता है और कहता है कि अगर केवत उसकी सेना में होता तो वही उसका सबसे भरोसेमंद योद्धा होता। वह आदेश देता है कि केवत को एक योद्धा की तरह दफनाया जाए। फिर 5 साल बाद किन अब नवगठित व्लादिमीर सेना का नेता बन चुका था। वह अपने सैनिकों को केवत की कुर्बानी और बहादुरी की याद दिलाकर प्रेरित करता है और उन्हें एक युद्ध की ओर ले जाता है जो आगे चलकर बर्फ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।